अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? कैसे हैं आप सब? चलें जल्दी-जल्दी से जॉइन कर लीजिए। मुझे बताइए भी कि आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं। और सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त तक। जल्दी-जल्दी से जॉइन कर लीजिए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है जी? ओके, थैंक यू महकुनिसा।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। अगेन गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बच्चे कैसे हैं? समझ आ रहा है हमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की डिफरेंट डिजीजेस पढ़ रहे हैं, हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है किसी को? जी स्टार्ट करें। अभी भी सिर्फ हाफ स्ट्रेंथ था, ये देखें 20 स्टूडेंट्स। चलिए जी, यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दर हम कुछ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स मज़ीद पढ़ेंगे। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में जो हमने ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद जो है ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट किया था। ओस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है। हमने ये पढ़ा था कि ये बड़ी प्रिवेलेंट डिजीज़ है। बहुत से लोगों में, इवन एडल्ट यंग सॉरी ओल्ड ओल्ड एज के साथ साथ जो है यंग एडल्ट्स में भी ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। ख़वातीन में ज़्यादातर मेनोपॉज़ के बाद ये जो है प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, और मेल्स में भी ओल्डर एज में जाके प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस हमें नज़र आ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस जो है ओस्टियोपोरोसिस के वो बोन फ्रैक्चर हैं। रीज़न यही थी कि अगर हम चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, यंग एडल्टहुड एज में जो है वो जो बोन मास होती है वो एक ऑप्टिमल लेवल तक नहीं पहुंचता, उसकी ग्रोथ सही से नहीं होती, तो उसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में जाके वो है ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, जो सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन और अदर मेडिकेशन। यानी प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस तो बेसिकली जस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोन की जो डेंसिटी है, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। जो सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस है वो डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। बोन के मेटाबॉलिज्म पे किसी डिजीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है, और किसी मेडिकेशन का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसको आप पैथोफिजियोलॉजी भी कह सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस की। देखें, सबसे पहले जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स में देखें कुछ एशियन और एशियन, यानी वो तो ये हो गया ना कि एशियंस में बहुत ज़्यादा होता है, या ये तो एक जेनेटिक्स के हिस्सा आ जाता है कि किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं। और इसके अलावा फ़ीमेल्स, आप सबको पता है, एक तो एज का फैक्टर, और फिर मेनोपॉज़ के बाद जब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन होना शुरू होता है तो उसकी वजह से भी बोन जो मास होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता है। तो एक तो ये हो गया कि किस कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक हमने एग्जांपल दी कि एशियन कम्युनिटीज़ जो हैं, दे आर मोर प्रोन टू द लो बोन मास, प्रीडिस्पोजेस लो जो उनका बोन मासेस होता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और फीमेल्स की हमने बात की, एक तो वैसे ही ज़ाहिर है उनके न्यूट्रिशन के इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद मेनोपॉज़ हो जाने के बाद ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, प्रीडिस्पोज करती हैं टू द लो बोन मास। और उसके बाद आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिलीज़ में अगर ये सारी चीज़ें चलती आ रही हों ऑलरेडी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैंने कहा ना आपको कि एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी, फैमिली में अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक शख्स की नहीं हो रही हैं तो दूसरे की भी नहीं हो रही, तो फैमिली में आपको ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री की वजह से ऐसा हो सकता है। और
स्मॉल फ्रेम, यानी कुछ लोगों की जो बोन्स होती हैं वो वैसे ही नेचुरली थोड़ी वीकन होती हैं, थोड़ा उनका जो यानी स्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उनका बोन मास कम होता है। तो ये सारे जेनेटिक के कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं लोअर बोन मास को। जब बोन मास कम होता है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तो हो गया, इसी तरह से फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एज। एज में हमने अभी डिस्कस किया पोस्ट मीनोपॉज और एडवांस एज, यानी ओल्डर एडल्टहुड में जाके टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल्स में जब कम होना शुरू होता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और डिक्रीज्ड काल्सीटोनिन, आपको पता है ये भी हार्मोन है, इसकी डिफिशिएंसी होती है तो भी ये सारी चीज़ें एज के साथ रिलेटेड हैं। अमीनोपॉज, एडवांस एज, टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेन में आपको पता है जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे कम होना शुरू होता है, इसी तरह से काल्सीटोनिन का लेवल भी डिक्रीज होना शुरू होता है। सो ये हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, काल्सीटोनिन एंड टेस्टोस्टेरोन। जब ये कम होना शुरू हो जाते हैं, जब ये होते हैं तो ज़ाहिर है ये इनहिबिट करते हैं हमारे बोन लॉस को। जब ये बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बोन लॉस जो है वो बढ़ जाती है। फिर बेटा जी न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में देखें वही कैल्शियम इंटेक जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं, कैल्शियम इंटेक कम होगा, विटामिन डी का लेवल कम होगा बॉडी में, फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा। आपको पता है ना फॉस्फेट और कैल्शियम एक दूसरे के साथ ऑपोजिट जो है डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी क्वांटिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। हाई फॉस्फेट लेवल होगा अगर कार्बोनेटेड बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो ये पढ़ा ही होगा आप लोगों ने भी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बोन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो कैल्शियम की डिप्लीशन करती है, तो यही रीज़न है क्योंकि फॉस्फेट का लेवल वो बढ़ाना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे फॉस्फेट का लेवल बढ़ता जाता है तो जो कैल्शियम का लेवल है वो बॉडी से कम होता जाता है, वो उसे डिप्लीट करती रहती हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट कैलोरीज, हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो ठीक से पूरी नहीं कर रहे होते, तो यही है कि रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर बोन रीमॉडलिंग। जाहिर है जब हम अपनी न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो जो बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, बोन्स को रीमॉडल करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो फुलफिल नहीं हो सकेगी और हमारी बोन्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगी, बोन का मास कम होगा। जब बोन का मास कम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, तो अल्टीमेटली फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है हमारा, हम बिल्कुल कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, वॉक नहीं करते, और वेट बियरिंग एक्सरसाइज, लैक ऑफ वेट बियरिंग एक्सरसाइज, हम वज़न उठाने वाले कोई काम नहीं करते, वज़न उठाने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करते। लो वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, समटाइम ये भी होता है कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत लो वेट होते हैं हम, और जो हमारा बीएमआई है वो भी बहुत वीक होता है। सो बोन्स नीड स्ट्रेस फॉर बोन मेंटेनेंस, ये बात भी हमने पढ़ी थी कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारी बोन्स हैं जो बोन्स हैं हमारी, उनको स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। जितना उनको स्ट्रेस दिया जाता है वो उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रो करती हैं और उतना ज़्यादा अच्छा ख़ुद को मेंटेन रखती हैं। इसीलिए अगर हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होगा, हम वेट बेयरिंग नहीं करेंगे, हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होगा, तो ऑब्वियसली हमारी बोन्स ना तो अच्छा ग्रो कर सकेंगे और ना ही अच्छा ख़ुद को मेंटेन रख सकेंगे। उसके बाद कुछ लाइफ स्टाइल चॉइसेस भी हो सकती हैं। लाइफ स्टाइल चॉइसेस में देखें कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा, और लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर सूरज की रोशनी को कम आपका एक्सपोजर होगा तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस करती हैं ओस्टियोजेनेसिस को और बोन रीमॉडलिंग को। यानी सिंपल अगर इस तरह की आपकी प्रैक्टिसेस होंगी, लाइफ स्टाइल इस किस्म का होगा आपका, तो आपकी जो बोन्स हैं, ओस्टोजेनेसिस है यानी बोन फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस होगी और बोन रीमॉडलिंग भी रिड्यूस होगी।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशंस। मेडिकेशन में जैसे एग्जांपल्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटी सीजर मेडिकेशंस हैं, हेपरिन है, थायराइड हार्मोन है, या फिर कोई और कोमोबिडिटी हो सकती है, यानी एक जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है उसके साथ और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, हाइपरथायराइडिज्म, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, रीनल फेलियर। सो ये मेडिकेशंस हैं और कुछ कोमोबिडिटीज़ हैं, डिजीज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। सो एज़ वी नो कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बोन्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के ऊपर और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी, तो अल्टीमेटली हमारा बोन मास जो है वो लॉस होगा और ओस्टियोपोरोसिस होगा एंड इट मे लीड टू फ्रैक्चर्स। ठीक है जी, तो ये कुछ फैक्टर्स भी बोल सकते हैं आप इनको, पैथोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, ये हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर हो गए यहाँ तक। अब हम ज़रा एक पैथोफिजियोलॉजी जो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी, तो अब हम ज़रा पैथोफिजियोलॉजी को देख लेते हैं। Osteoporosis is characterized by reduced bone mass, deterioration of bone matrix, and diminished bone architectural strength। जो osteoporosis वो होता क्या है बेसिकली ना, यानी उसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या चल रही होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज ओस्टियोपोरोसिस। सो ओस्टियोपोरोसिस मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, एक तो उसमें आपकी जो बोन्स होती हैं उनका मास रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, बोन मास रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि उस बोन के अंदर जो मैट्रिक्स मौजूद है, जाहिर है बोन मैट्रिक्स तो मौजूद है ना, तो जो आपका बोन मैट्रिक्स मौजूद है वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है कि बोन की जो आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ है, जाहिर है जब उसके अंदर मास नहीं होगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, मैट्रिक्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो एक आर्किटेक्चर यानी एक आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होगी आपकी बोन्स की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। Normal homeostatic bone turnover is altered. The rate of bone resorption that is maintained by osteoclast is greater than the rate of bone formation that is maintained by osteoblast, resulting in a reduced total bone mass। होता क्या है, नॉर्मल होम्योस्टेटिक जो बोन टर्न ओवर चल रहा होता है, यानी बॉडी में ओस्टियोक्लास्ट, आपको सेल्स पढ़ाए थे आई थिंक, हमने लेक्चर में बिल्कुल पढ़े थे, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या क्या था, बोन को रीजॉर्प्शन करना, बोन को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, और जो ओस्टियोब्लास्ट थे आपके, उनका काम था बोन फॉर्मेशन करना, बोन को बनाना। सो ये एक नॉर्मल होम्योस्टेटिक है, बॉडी में हर वक्त चल रहा है, जहाँ बोन्स बनने की ज़रूरत है वहाँ बोन्स बनती रहती हैं। कहीं अननेसेसरी कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इस तरह की चीज़ होगी जिसकी वजह से बोन के कोई सेल्स वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन रीग्रो हो गई है, तो वहाँ ओस्टियोक्लास्ट हो एक्टिवेट होकर उस बोन को रिजॉर्ब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मली एक होम्योस्टेटिक सिस्टम के थ्रू, नॉर्मली होम्योस्टेटिक सिस्टम के थ्रू वो चल रहा है, वो अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल निज़ाम रखा है। लेकिन क्या होता है कि ये जो नॉर्मल होम्योस्टेटिक बोन का टर्न ओवर है ये ऑल्टर हो जाता है, ये मुख्तलिफ हो जाता है नॉर्मल से। इसमें क्या होता है कि जो बोन की रीजॉर्प्शन है वो जो कि ओस्टियोब्लास्ट का काम है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, यानी बोन्स की फॉर्मेशन से ज़्यादा रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलता है कि टोटल बोन मास जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई है, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो गई है, विच रिजल्ट्स इन बोन लॉस या बोन मास लॉस एंड विच मे लीड टूवर्ड्स बोन फ्रैक्चर। समझ आ गई है जो एक मेन सिनेरियो था पैथोफिजियोलॉजी
का वो यही था, वो आपको समझ आ गई है बेटा, कोई क्वेरी तो नहीं है यहाँ? थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन मेन जो पैथोफिजियोलॉजी वो यही है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो ऑल्टर हो गई है। नॉर्मल होम्योस्टेटिक बोन टर्नओवर ऑल्टर हो गया है, जिसकी वजह से बोन का जो मास है, बोन का जो मैट्रिक्स है, वो दोनों चीज़ें लॉस होना शुरू हो गई हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उसकी जो है कम होना शुरू हो जाती है, बोन वीक होना शुरू हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन बोन लॉस। ठीक है जी, और फिर इट में लीड टूवर्ड्स द फ्रैक्चर। द बोन्स बिकम प्रोग्रेसिवली पोअरस। अब जो इस तरह की बोन्स होती हैं वो पहले तो पोअरस हो जाती हैं, यानी उनमें पोर्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रिटल एंड फ्रेजाइल हो जाती हैं, यानी सॉफ्ट हो जाती हैं, सारी बोन नरम हो जाती हैं। दे फ्रैक्चर इजीली अंडर स्ट्रेस दैट वुड नॉट ब्रेक नॉर्मल बोन। अब ये जो बोन्स होती हैं आसानी से इनके ऊपर ज़रा सा भी प्रेशर पड़ेगा, कोई भी ज़रा सा स्ट्रेस आएगा इनके ऊपर, तो ये इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ना होती। यानी अगर ये बोन ठीक होती तो अगर उसके ऊपर इतना स्ट्रेस डाला जाता, उससे कुछ भी ना होता, लेकिन उतना ही स्ट्रेस अब अगर उस बोन के ऊपर डाला जाएगा तो वो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी इजीली। These increase susceptibility to fracture, which occur most commonly as compression fracture of the thoracic and lumbar spine, hip fractures, and Colles fracture of the wrist. These fractures may be the first clinical manifestation of osteoporosis. ये जो फ्रैक्चर्स की ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई है, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ गए हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, यानी इसमें ये जो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है पेशेंट्स को, इसमें ज़्यादातर कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं थोरैसिक और लंबर स्पाइन के ओस्टियोपोरोसिस की वजह से, यानी थोरैसिक और लंबर स्पाइन के कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हिप फ्रैक्चर्स होते हैं, रिस्ट के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और ये सारे के सारे जो है ड्यू टू द बोन मास लॉस ये सारी ससेप्टिबिलिटी फ्रैक्चर्स की बढ़ जाती है। और these fractures may be the first clinical manifestation of osteoporosis। इस तरह के फ्रैक्चर्स के बाद अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो यही हमारे पास साइन होता है, पहली मैनिफेस्टेशन होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के हम रूल आउट करना शुरू करते हैं कि हमारे पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस है। The gradual collapse of a vertebra may be asymptomatic. It is observed as progressive kyphosis. Um, आहिस्ता आहिस्ता वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारे वर्टिब्राज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर इफेक्ट आना शुरू होता है ओस्टियोपोरोसिस का, वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होना शुरू करते हैं, सडन से कोलैप्स नहीं हो जाते। और जब काइफोसिस प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को काइफोसिस डेवलप होना शुरू होता है, तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब जाहिर है जब वर्टिब्राज कोलैप्स होना शुरू होंगे तो जो एक मसल्स थे, एब्डोमिनल मसल्स और स्पाइन के मसल्स, इन्होंने आपस में जो एक इनका जॉइंट बना हुआ होता है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, अब ये पोस्चरल चेंजेस जो होती हैं दे रिजल्ट इन रिलैक्सेशन। इसकी वजह से जब ये इस तरह का पोस्चरल चेंज आता है तो इसकी वजह से जो आपके पेट के एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूड आउट कर जाता है। द डिफॉर्मिटी में आल्सो प्रोड्यूस पल्मोनरी इंसफिशिएंसी। इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से इट में रिजल्ट इन पल्मोनरी इंसफिशिएंसी। देखें क्योंकि एब्डोमिनल मसल जब रिलैक्स होना शुरू होते हैं तो एब्डोमेन बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जब उसके ऊपर लंग्स एब्डोमेन के ऊपर थोरैसिक में लंग्स मौजूद है ना, तो वहाँ के मसल्स भी डिफॉर्म होना शुरू हो गए, तो वहाँ पे जो लंग्स है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से पल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो सकती है। वुमेन डेवलप ओस्टियोपोरोसिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड मोर एक्सटेंसिवली देन मेन। ख़वातीन में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टेज पर होता है मर्दों के मुकाबले में। क्यों? बिकॉज ऑफ लोअर पीक बोन मास एंड द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन लॉस ड्यूरिंग मेनोपॉज। क्योंकि आपको पता है
वैसे भी ख़वातीन का जो बोन मास होता है, जो पीक लेवल पे पहुँचना होता है, वो भी कम होता है। और फिर वही ईस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट ड्यूरिंग मेनोपॉज़, इन सारी चीज़ों की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आदमियों के मुकाबले में ओस्टियोपोरोसिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेवलप करने के, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टेज पे डेवलप होने के। ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं, आपको समझ आ रही होंगी। कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर इस किस्म के होते हैं कि ये जो आपकी वर्टिब्रा होती है, देखें ये ज़रा ज़ाहिर है आपकी अपर बॉडी जो है उसका वो नहीं कर पाती ना, बर्दाश्त नहीं कर पाती वज़न, और उसकी वजह से इस तरह से आपको वर्टिब्राज में कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर नज़र आता है। इसके अलावा ये देखें, दूसरी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक जो हाइट है वो किस तरह से ग्रेजुअली कम हो रही है, इसलिए क्योंकि जो वर्टिब्राज हैं वो वीकन होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स जो अटैच होते हैं आपस में, वो सब जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी टोन लूज़ होना शुरू होती है, और इस तरह से पोस्चर जो है वो लूज़ होते होते हाइट जो है वो कम होती जाती है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस may be undetectable on routine X-rays until there has been 25 to 40% demineralization. Unfortunately, जो रूटीन के एक्सरे करवाए जाते हैं उसमें ओस्टियोपोरोसिस नज़र नहीं आता जब तक तकरीबन 25 टू 40% बोन का मास ख़त्म ना हो चुका हो, डीमिनरलाइजेशन ना हो चुकी हो, तो हमें रूटीन एक्सरे के ऊपर ओस्टियोपोरोसिस नज़र नहीं आता। ओस्टियोपोरोसिस को हम फिर कैसे डायग्नोज करते हैं? ओस्टियोपोरोसिस को फिर हम डेक्सा स्कैन पर डायग्नोज करते हैं, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बोन मास डेंसिटी एट द स्पाइन एंड हिप। यानी हम डेक्सा स्कैन करते हैं। डेक्सा स्कैन में क्या किया जाता है? दैट इज़ डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। सो डेक्सा स्कैन में हमने ये करना होता है सिंपल, कि पूरी बॉडी के जो आपका बोन्स होती हैं उस पे हम बोन मास डेंसिटी चेक करते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली आपकी जो स्पाइन होती है उस पर, और जो हिप जॉइंट होता है, ये बात मैंने आप लोगों को बार बार समझाई है। जो हिप बोन और जॉइंट होता है, यानी जो नेक ऑफ फीमर है उस पे बहुत चांसेस होते हैं बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने के। इसी तरह से स्पाइन पे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि अपनी बॉडी का ही वज़न टॉलरेट नहीं कर पाते और कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो डेक्सा स्कैन जो है वो आपको मोर स्पेसिफिकली स्पाइन और हिप पर बोन मास डेंसिटी बताता है। बोन के अंदर कितना मास है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो बताता है। ज़ाहिर है जब आपको उसमें पता लग जाएगा, अगर स्पाइन पे और हिप पर हमें बोन मास की डेंसिटी कम मिलेगी, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। फिर हमें रूल आउट करना पड़ता है कि नहीं जी, बताना पड़ता है पेशेंट को कि आपके तो बोन मास बहुत ज़्यादा कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, और आपको ज़रूरत है कि आप जो है फौरी तौर पे अपने सप्लीमेंट्स स्टार्ट करें। उनकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रिशन के बारे में उन्हें गाइड किया जाता है, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में उन्हें गाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है लेबॉर्ट्री स्टडीज़। लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में देखिए वही ब्लड में आपका कैल्शियम लेवल कितना है, फॉस्फेट लेवल कितना है, अल्कलाइन फॉस्फेट कितना है, यूरिन में तो कहीं कैल्शियम की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, इसे चेक करना होगा। यूरिनरी हाइड्रोक्सी प्रोलीन एक्सक्रीशन को हमें चेक करना होगा। हेमाटोक्रिट लेवल बॉडी में कितना है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर चेक करना होगा, एक्सरे स्टडीज़ करवानी होंगी। इन सारी चीज़ों को करने का मकसद ये होगा कि अगर कोई और वजह तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस भी होता है, तो हम इन ये सारे इतने सारे टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है कि हम रूल आउट कर सकें कि इज़ देयर प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस, कि सिंपल इसमें सिर्फ और सिर्फ बोन मास जो है वो लॉस हो रहा है, हम इनको न्यूट्रिशन देंगे, सप्लीमेंट देंगे, फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो यानी देयर आर चांसेस ऑफ सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस, तो उसे भी
चेक करना पड़ता है ना बेटा। जैसे मल्टीपल माइलोमा है, ओस्टियोमलेशिया की डिजीज़ है। ईएसआर स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सनानाज ईएसआर स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर बेसिकली बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन चल रहा हो तो उसमें ईएसआर रेज्ड आता है, बढ़ा हुआ आता है। तो हम ईएसआर इसीलिए करवाते हैं कि कहीं पेशेंट को आर्थराइटिस तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए ईएसआर करवाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मल्टीपल माइलोमा में कंट्रीब्यूट, ऑस्टियोमलेशिया में कंट्रीब्यूट, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, मैलिग्नेंसीज हो गई, तो हम ये चीज़ें पहले से रूल आउट कर लेते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम रूल आउट कर लेते हैं कि जी ये प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द बोन लॉस। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसकी? मेडिकल मैनेज यही है कि अ डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्रू आउट लाइफ with an increased calcium intake during adolescence, young adulthood, and the middle years. It protects against skeletal demineralization. Such a diet include 3 glass of skim or whole vitamin D enriched milk और अदर फूड्स विच आर हाई इन कैल्शियम सच एज चीज़ में कैल्शियम होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, स्टीम ब्रोसिलाई में होता है, कैंड सैल्मन फिश में होता है। ये चीज़ें डेली लेनी है। यानी हमने मेडिकल मैनेजमेंट ये बताई अपने पेशेंट को कि उनको हाई अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी लेना है। ज़ाहिर है अगर कम एज में पता लगा है तो जो ग्रोइंग एज है, एडोलिसेंस हो गए, यंग एडल्टहुड हो गए और मिडल ईयर्स में हो गए, इन सबको उस टाइम पे ज़्यादा इनटेक लेने की ज़रूरत है कैल्शियम और विटामिन डी की, ताकि स्केलेटल डिमिनरलाइजेशन से बचा जा सके। सप्लीमेंट्स के साथ साथ डाइट के बारे में गाइड करना है कि ऐसी तमाम चीज़ें आपने लेनी है जिसमें आपको जो है कैल्शियम मिले। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की मैंने बात की और फ़िश हो गई और चीज़ हो गई, प्लस ये कि जो हमारे कुछ विटामिन डी इनरिच मिल्क होते हैं, जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आजकल तो खैर मिल्क आ रहे हैं जो कि फोर्टिफाइड होते हैं डिफरेंट मिनरल्स के साथ, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और जी रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज प्रोमोट्स बोन फॉर्मेशन, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बता रहे हैं आपको कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करेंगे रेगुलरली तो ये ज़्यादा आपकी बोन्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे। फ्रॉम 20 to 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिसकी एग्जांपल है वॉकिंग। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन 20 से 30 मिनट तक वॉक कर लेते हैं तो ये भी आपकी जो बोन्स हैं उसकी हेल्थ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। वेट ट्रेनिंग स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन बीएमडी, बॉडी मास, बोन मास डेंसिटी। अगर ज़ाहिर है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आपको पता है इसी तरह से नहीं करवा ली जाती, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगर वेट की प्रॉपर ट्रेनिंग करवा के वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाए तो जो बोन मास है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज आपकी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करती है और इसी वजह से आपकी जो गिरने के फॉल के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं, उसको वो रिड्यूस कर देती है। यहाँ तक आप चीज़ों को रिव्यू करें, देखें इसमें कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
ओके, 45 मिनट्स भी हो गए। अब तमाम स्टूडेंट जो है वन बाय वन पहले अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, रोल नंबर के साथ अटेंडेंस मार्क करवाइएगा, फिर जो है हम देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा?
जी, जी अरूज, आपकी अटेंडेंस हो गई है, सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो गई है, डोंट वरी, ओके। कोई क्वेरी नहीं है किसी स्टूडेंट की? चलें बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? टेक केयर।